गुड आफ्टरनून क्लास। मैं मणिकांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बिहार शरीफ। अभी मैं बीएड द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए कोर्स 8 अर्थात नवोदय करिकुलम से शिक्षा के प्रकरण पर चर्चा करूंगा। इससे पहले हम लोग शिक्षा के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं, जान चुके हैं और कुछ विद्वानों का परिभाषा भी हम लोग समझ चुके हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग कुछ और विद्वान हैं जिन्होंने शिक्षा को परिभाषित किया है, उनके बारे में देखते हैं क्या बोलते हैं शिक्षा के बारे में। तो टॉमसन का नाम आपने सुना होगा। टॉमसन महोदय ने शिक्षा के बारे में ये कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य व्यक्ति के ऊपर वातावरण के उस प्रभाव से है जो उसके व्यवहार, विचार एवं अभिवृत्ति की आदतों में अस्थायी परिवर्तन कर देता है। ये किसने कहा? तो टॉमसन ने कहा। दूसरा है शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। ये शिक्षा जो है नैतिक विकास मतलब आपका जो मोरल डेवलपमेंट है उसका विकास शिक्षा करता है। मीन्स शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, ये हार्वर्ड महोदय का कहना है। उसके बाद शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति प्रक्रिया के रूप में प्रकृति, समाज एवं विश्व के चरम स्वरूप से सामंजस्य स्थापित करता है। कहने का मतलब कि प्रकृति से समाज एवं विश्व के चरम स्वरूप से मतलब सबसे ऊंचा स्वरूप जो होता है उसके साथ अगर आपने सामंजस्य स्थापित कर लिया तो हॉर्ड के शब्दों में वही शिक्षा है। उनके मतानुसार वही शिक्षा है। अगर आप में समाज की जो प्रक्रियाएं हैं, जो समाज का जो स्वरूप है, उसके बाद जो हमारे प्रकृति का स्वरूप है, हमारे विश्व का स्वरूप है, उसके साथ अगर हमने कोऑर्डिनेट कर लिया उनके साथ अपने संबंध को सामंजस्य कर दिया तो वही शिक्षा कहलाता है। उसके बाद वाट महोदय ने क्या कहा? शिक्षा का अर्थ प्राप्त ज्ञान का सार्वभौमिक वितरण है। मतलब कि आपने कुछ ग्रहण किया, कुछ ज्ञान, कुछ शिक्षा आपने लिया और अपने पास उसको सीमित रखा, तो उसको हम लोग सही अर्थों में शिक्षा नहीं कह सकते। उसका आप सही वितरण कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, बताइए लोगों को शिक्षित कीजिए। वाट के हिसाब से यही है कि शिक्षा का अर्थ प्राप्त ज्ञान का सार्वभौमिक वितरण है। उसका सही यूज कीजिए, सही प्रयोग कीजिए। अगर हम बहुत शिक्षित हो गए उसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, उस पर हम भी नहीं कर पा रहे हैं। जितना ज्ञान मेरे पास है उस ज्ञान का हम कहीं प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। बस जैसे पहले थे अशिक्षित थे उसका व्यवहार और अभी का व्यवहार दोनों अगर मेरे पास बराबर है, कोई अंतर नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ हमें, तो वो शिक्षा नहीं कहला सकता है। शिक्षा का अर्थ यही है सही मायने में देखा जाए तो आपने जो सीखा, आपने जो समझा, आपने जो शिक्षा ग्रहण किया उसका सदुपयोग कीजिए, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, वही शिक्षा। उसके बाद जॉन डीवी का मत है शिक्षा व्यक्ति की उन सभी आंतरिक शक्तियों का विकास है। इंटरनल पावर, आंतरिक शक्तियों का विकास है जो उसे वातावरण के नियंत्रण में समर्थ बनाएगी तथा उसकी सभी संभावनाओं की प्राप्ति कराएगी। जॉन डीवी महोदय ने कहा। उसके बाद इसके अलावा बहुत सारे विद्वान थे जिनकी परिभाषा पहले आपको बता चुका हूं। उसके बाद शिक्षा के स्तर के बारे में समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि शिक्षा के औपचारिक अधिकरण, फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन क्या क्या
इसके अभिकरण कौन कौन से हैं, एजेंसी कौन कौन सी है जहाँ हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एजेंसियाँ कुछ होती हैं। ऐसा नहीं कि हम सोच लिए और शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हमें तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी अभिकरण का सहारा लेना होगा, कोई ना कोई एजेंसी का सहारा लेना होगा जहाँ से हमें शिक्षा की प्राप्ति होती है। अब पहले भी जब गुरुकुल प्रणाली थी तो उसमें भी वो जो गुरु का आश्रम होता था तो शिक्षा ग्रहण करने का मुख्य अभिकरण तो वही था। बच्चे बालक वहीं से शिक्षित होते थे, वहीं से ज्ञानी बनते थे, वहीं से शिक्षा ग्रहण करते थे। उसी तरह अभी भी अपने यहाँ क्या होता है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए, इस युग में भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई ना कोई एजेंसी की स्थापना की जाती है। किसी न किसी एजेंसी के थ्रू हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसी न किसी अभिकरण के थ्रू हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से अभिकरण हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। देखो ये है शिक्षा के औपचारिक अभिकरण, फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ एजेंसी, कौन कौन से टाइप है इसके, अभिकरण के प्रकार, मतलब कि टाइप्स ऑफ एजेंसी मींस अभिकरण के प्रकार, कौन कौन से प्रकार है इसके। तो पहले अभिकरण के प्रकार में फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, दो भाग में क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहले कैटेगरी में क्या होता है कि एक होता है सक्रिय अभिकरण। अभिकरण के प्रकार में दो भाग में क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, एक प्रथम दृष्टि से, दूसरा दूसरी दृष्टि से। तो पहले क्या है इसमें, पहले कैटेगरी में क्या होता है कि सक्रिय अभिकरण। और सक्रिय अभिकरण क्या होता है, सक्रिय अभिकरण का मतलब ये होता है कि जहां पर छात्र और शिक्षक, गुरु और शिष्य आमने सामने अंतःक्रिया करते हैं, आमने सामने समझते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षक ही प्रभावित कर रहे हैं, छात्र प्रभावित नहीं। मतलब ऐसा नहीं, मतलब होता क्या है इसमें कि शिक्षक भी छात्र को प्रभावित करते हैं और छात्र भी शिक्षक को प्रभावित करते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि पहले कैटेगरी में क्या है, सक्रिय अभिकरण। आपका क्लासरूम, आपका जो कक्षा है वहाँ क्या होता है कि आप भी वहाँ पे हैं, आपके बच्चे भी सामने हैं, आप बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं, बच्चे आपको प्रभावित कर रहे हैं। ये होता है शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक सक्रिय अभिकरण, जो एक्टिव अभिकरण, एक्टिव एजेंसी है। आमने सामने बिल्कुल रहते हैं, एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं, प्रभाव छोड़ते हैं। चाहे जो भी एजेंसी हो, स्कूल हो, कॉलेज का क्लास हो, जहाँ गुरुकुल की प्रणाली, वहाँ गुरुकुल का जगह हो जहाँ पे शिक्षक और छात्र बिल्कुल आमने सामने होते हैं। सवाल जवाब होता है 2 वे क्लास हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ शिक्षक ही बोल रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, वो 1 वे होता है। 2 वे क्लास का मतलब कि बच्चे भी कुछ पूछ रहे हैं, शिक्षक कुछ सवाल का जवाब दे रहे हैं बच्चे के पूछे गए सवाल का, तो वो होता है सक्रिय अभिकरण, एक्टिव एजेंसी। दूसरा होता है निष्क्रिय अभिकरण। इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, अब है निष्क्रिय अभिकरण। अब निष्क्रिय अभिकरण क्या होता है, इनएक्टिव, मतलब कि वहां पे क्या होता है कि जो शिक्षक होते हैं, जो शिक्षा प्रदान करते हैं, सिर्फ वही अपना प्रभाव छोड़ते हैं, बच्चे उससे प्रभावित होते हैं। शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षार्थी जो होते हैं वो उनसे प्रभावित होते हैं, बट वो अपने शिक्षक को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। सिर्फ बात होती है सुनने की, बच्चे सिर्फ शिक्षक से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे वो अभिकरण कौन सा हो सकता है, वो अभिकरण जैसे रेडियो पर आप जब कोई लोकल स्टेशन पकड़ाएंगे रेडियो का, तो वहाँ पे कभी 5 क्लास के लिए, कभी 6 क्लास के लिए कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई विषय का कोई टॉपिक लेके कोई मास्टर साहब आते हैं, पढ़ाते हैं उसको, कभी साइंस का, कभी सोशल साइंस का, कभी मैथमेटिक्स का, कभी फिजिक्स का, कभी केमिस्ट्री का, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, पढ़ाते हैं बच्चे को। हम यह रेडियो ऑन करते हैं, रेडियो सुन रहे हैं, तो होता क्या है कि हम सिर्फ सुन रहे हैं, अपना प्रभाव हम नहीं दे रहे, अपने शिक्षक को हम प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, उनसे हम प्रभावित हो रहे हैं। टीवी पर में बहुत सारे एजुकेशन चैनल हैं, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं,
आप प्रभावित हो रहे हैं अपने शिक्षक से, लेकिन आप अपने शिक्षक को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। ये होता है निष्क्रिय एजेंसी। ठीक है, निष्क्रिय अभिकरण। उसके बाद दूसरे कैटेगरी में क्या होता है, कैटेगरी नंबर 2, इसमें क्या होता है, एक होता है औपचारिक अभिकरण। औपचारिक अभिकरण, औपचारिक एजेंसी। इसमें क्या होता है, इस शिक्षा औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, और ये अभिकरण क्या होता है कि इसका एक निश्चित जगह होता है, एक निश्चित प्लेस है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित शिक्षक होते हैं, निश्चित विद्यार्थी होता है, और यहाँ तक कि समय भी निश्चित ही होता है। बिना समय का हम औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। 100 समय कर सकते हैं, एक समय के निर्धारण में कर सकते हैं, एक समय अवधि के अंदर कर सकते हैं। हम ये सोच लें कि आज हम 5 क्लास में एडमिशन ले लिया और 3 साल में 5वां पास करेंगे, तो ये संभव नहीं है। हमको 1 साल में 5वां क्लास पास कर जाना है। आपने बीएड में एडमिशन लिया, आपने ये सोच कर लिया कि ये बीएड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में 2 ईयर्स कोर्स होता है, तो इसको हम 4 साल में पास करें। अब डजंट मैटर कोई दूसरे कारण से 4 साल लग जाए, दूसरी बात है, लेकिन एक समय का निर्धारण है कि आपका बीएड 2 साल में कंप्लीट करना है। ये औपचारिक एजेंसी के अंतर्गत होता है। प्रत्येक कक्षा का एक समय निर्धारण होता है कि प्रत्येक कोर्स का एक समय निर्धारण होता है कि किस कोर्स को कितने दिनों में पूरा करना है, कहाँ पर पूरा करना है, किस शिक्षक के द्वारा पूरा करना है। यहाँ तक कि औपचारिक एजेंसी में शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनकी योग्यता का भी एक मानक होता है। ऐसा नहीं कि हम आपसे 1 क्लास सीनियर हो गए और आपका पाठ पढ़ाने हमको आ गया तो हम आपके गुरु बन गए, हम आपके शिक्षक बन गए। ऐसा नहीं होता है इसमें। औपचारिक शिक्षा में एक मानक होता है, एक नॉर्म्स होता है। वही शिक्षक आपको पढ़ा सकते हैं जो आपको पढ़ाने का मानक फुलफिल कर रहे हैं, चाहे वो बीएड कॉलेज की बात हो, हाई स्कूल की बात हो, उच्चतर माध्यमिक की बात हो, डिग्री कॉलेज की बात हो, कहीं भी। तो एक मानक होता है, शिक्षक की योग्यता का भी एक मानक होता है औपचारिक एजेंसी में पढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं, अब है औपचारिकेतर अभिकरण। औपचारिकेतर अभिकरण ठीक इसके विपरीत। आप समझ गए होंगे इसके विपरीत क्या हो सकता है। न इसका कोई समय निर्धारण है, न इसका कोई जगह निर्धारण है, और यहां तक कि इस निरौपचारिक अभिकरण में औपचारिकेतर अभिकरण में शिक्षकों की योग्यता भी मायने नहीं रखता है। अगर एग्जाम्पल के लिए 2 2 2 और 2, अगर ये जोड़ मुझे आ गया 2 2 4 2 2 4, अगर ये आ गया और आपको नहीं आ रहा है, तो अगर मैं आपको ये सिखा रहा हूं, जोड़ कर सिखा रहा हूं, मैं ही आपका गुरु हूं औपचारिकेतर एजेंसी के तहत। अब मेरी योग्यता क्या है, इससे कोई बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि मुझे जोड़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं आपको सिखा सकता हूं कि नहीं सिखा सकता हूं। न कोई योग्यता की जरूरत है, न समय निर्धारण की जरूरत है, न किसी स्थान की जरूरत है, और यहां तक कि इसमें उम्र की भी जरूरत नहीं। आप कभी भी औपचारिकेतर जो शिक्षा होता है औपचारिकेतर अभिकरण के द्वारा आप कभी भी सीख सकते हैं, और इसमें बहुत सारी शिक्षाएं आती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमको 10वां पास करना है तो ये औपचारिकेतर अभिकरण के तहत होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप दुनिया में, मैं आपको पहले बताया हूं कि बच्चे जो है कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया बच्चे का क्या होता है, जब वो माँ के गर्भ में होता है तभी से कुछ ना कुछ सीखना शुरू करता है बच्चा। और उस समय से लेकर अभी तक आप अपने इस क्लास में उस तक शिक्षा में पहुंचे, उस शिक्षा में पहुंचे हैं, अभी तक आपने कुछ ना कुछ सीखता है। तो इस औपचारिक अभिकरण के अलावे आपने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी शिक्षा ग्रहण आपने किया, तो वो औपचारिकेतर अभिकरण के तहत किया। उसमें शिक्षक आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपका समाज भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, कोई भी आपका शिक्षक हो सकता है, कहीं भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक होगा विद्यालय शिक्षा, स्कूलिंग एजुकेशन। क्या होता है ये, कैसे होता है, कब शुरू हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।